Hello everyone, welcome to online classes students. Students, हम लोग अपना न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। देखा जाए तो हम लोग एक्चुअली में यूनिट ही न्यू स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट है रिप्रोडक्शन, जो कि आपके सिलेबस की अब फ़िलहाल लास्ट यूनिट है। बाकी आप जो आपका जो सिलेबस है बुक में, अगर हम बुक को देखें तो वो फर्स्ट यूनिट थी, बट रिप्रोडक्शन की यूनिट हमने अभी इसको रोका हुआ था और रिप्रोडक्शन की यूनिट अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जो न्यू सिलेबस है सीबीएसई का, उसके अकॉर्डिंग जो यूनिट थी वो यूनिट में फर्स्ट लेसन को अभी वो आपका कटवाया हुआ है, जो कि था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो ये अब चैप्टर आपका नहीं रहा, तो अब आपका जो लेसन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो अब जो ये लेसन है, मैं आपको लेसन की शुरुआत से पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शंस देना चाहूँगा कि आप रिप्रोडक्शन के बारे में समझें कि रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन क्या है, तो आइए रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं, इसके डेफिनेशंस को देखते हैं। द क्रिएशन बाय ए लाइफ फॉर्म ऑफ अ सिमिलर लाइफ फॉर्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि पहले से मौजूद, ठीक है, या सिमिलर जीवन में से, जो कि पहले से मौजूद है, उसमें से एक नया जीवन बनना रिप्रोडक्शन कहलाता है। या दूसरी शब्दों में आप कह सकते हो, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू सेल्फ। रिप्रोडक्शन को बायोलॉजिकल तौर पर हम कहेंगे, डिफाइन करेंगे एक प्रोसेस की तरह। यानी रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए यंग वंस को जन्म देता है, यानी अपने जैसे नए यंग वंस को बनाता है, ठीक है। उनको ऑफस्प्रिंग्स भी कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन क्या कहता है? द प्रोसेस बाय विच स्पीसीज इज कॉन्टिन्यूड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें प्रजाति, स्पीसीज यानी कि कोई प्रजाति अपने आप को कॉन्टिन्यू कर पाए, अपने को लगातार निरंतर बनाए रखे, ऐसे प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, राइट। अच्छा, आगे देखिए, न्यू लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड डी नोवो। क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी कि नया जीवन बन नहीं सकता, नया जीवन बन नहीं सकता, वो पुराने जीवन से बनेगा, डी नोवो, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत से नहीं बनेगा। डी नोवो वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत से नहीं बनेगा। शुरुआत कहीं ना कहीं हुई थी, पहले हुई है, उसके बाद सिर्फ उसी का अंश आगे से आगे बनता जा रहा है। यानी कि लाइफ पहले से मौजूद है और उससे आगे बनता जा रहा है, इसीलिए बोल रहा है न्यू लाइफ कैन नॉट बी क्रिएटेड। सो द रिप्रोडक्शन इज द ओनली मेथड बाय विच कॉन्टिन्यूटी ऑफ थ्रेड ऑफ लाइफ इज मेंटेन्ड। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें, ठीक है, लगातार जीवन का चक्र या जीवन का धागा बना रहे, ठीक है। देयर इज लार्ज डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ऑन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। बहुत बड़ी मात्रा में जीवन मौजूद है, यानी कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु धरती पे मौजूद हैं। सबके सब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। सबके सब अपने प्रजाति को मल्टीप्लाई करते हैं और नए जीवन को जन्म देते हैं या नया जीवन बनाते हैं, यानी कि नए, अपने जैसे नए बनाते हैं, ठीक है। मतलब ये है, अपने जैसे नए बनाते हैं। अच्छा, और उसके बाद क्या बोलता है कि प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स लाइक ऑर्गेनिजम्स, हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी एटसेट्रा। जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, इसको कुछ बातें कंट्रोल करती है। कौन सी बातें हो सकती हैं? यानी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है, ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, और इंटरनल फिजियोलॉजी, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ फिश,
तो फिश क्या करती है, आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है, ठीक है। अब वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे कर सकती है, क्योंकि वो पानी में रहती है, तो मेल और फीमेल अपने गैमेट्स को पानी में रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो पानी के माध्यम से उनके गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नया जो स्पीसीज है वो बन जाएगी। अब है क्या, क्योंकि वो पानी में रहती है, उसका हैबिटेट पानी में, इसलिए वो ऐसा कर पाती है, ठीक है। अब जो ह्यूमन बींग्स हैं, अब वो ऐसे तो नहीं है, तो उसमें क्या होता है, उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ये मैंने आपको एग्जांपल दे के बताया, क्योंकि हैबिटेट और इंटरनल फिजियोलॉजी डिपेंड करती है रिप्रोडक्शन को, कि रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। आप ये कह सकते हैं कि किस तरीके की उसका हैबिटेट है और किस तरीके की उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी है। अच्छा, यानी कि अंदरूनी कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके शरीर के, ये डिपेंड करेगा। तो ये दो बातें आपको क्लियर हो गई, ये बात कि रिप्रोडक्शन क्या है और रिप्रोडक्शन पर कौन कौन सी बातें असर डालेंगी, ये बातें हमने अभी डिस्कस करी। अब आ जाता है रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction or apomixis is the formation of new individuals without involving the formation and fusion of gametes। जो asexual reproduction होता है, इसका दूसरा नाम apomixis भी होता है। asexual reproduction या apomixis is the formation of new individuals, यानी कि इसका मतलब है नए इंडिविजुअल का बनना, नए यंग वन का बनना, विदाउट इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, बिना गैमेट्स के मिले, ठीक है, ना बिना गैमेट्स के बने, बनेंगे भी नहीं, और जब बनेंगे नहीं तो मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो फॉर्मेशन भी नहीं होगी और फ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हालांकि यह सब आप 10th में इसकी डेफिनेशन पढ़ के आए होंगे, फिर भी आगे देखते हैं। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको कि हम एम्फीमिक्सिस कहते हैं। अब देखिए अनदर नेम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एपोमिक्सिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एम्फीमिक्सिस, AMPHIMIXIS, एम्फीमिक्सिस इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू सेक्स गैमेट्स टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। इसके केस में क्या होगा कि दो जो सेक्सुअल गैमेट्स हैं, एक तो वो बनेंगे और बनने के बाद उनका फ्यूजन भी होगा, तो ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तभी जाके जो न्यू जनरेशन बनेगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है। इट इन्वॉल्व्स मियोसिस, इस केस में मियोसिस होगा, ठीक है। अब मियोसिस सेल डिवीजन के एक प्रोसेस को कहते हैं। मियोसिस जिसको कि रिडक्शनल सेल डिवीजन भी बोल देते हैं। सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो कि डिप्लॉयड सेल्स, यानी कि जिनमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में होंगे, जैसे उदाहरण में मान लूं कि अगर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है तो गुणा करेंगे 2 से, यानी 46 क्रोमोसोम्स का कंप्लीट पैकेट मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, तो जो 46 क्रोमोसोम्स हैं वो कहलाएंगे डिप्लॉइड्स। 46 क्रोमोसोम क्या कहलाएगा, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब 2n, और जब इसको आप हाफ कर दोगे तो 23 हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, हेप्लॉयड, यानी n, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर बात क्लियर हो जाती है कि जो डिप्लॉयड बॉडी है, जैसे हमारी बॉडी के सेल्स ही हैं वो डिप्लॉयड हैं, यानी कि पूरे अगर हमारे शरीर के किसी भी सेल को हम देखें तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक है। अच्छा, तो उस केस में क्या होने वाला है कि उसी क्रोमोसोम्स का अगर आगे से आगे नए सेल्स में ट्रांसफर होते रहें, उतने के उतने ही एज इट इज के एज इट इज, ठीक है, तो वो तो माइटोसिस कहलाएगा। और यदि वो क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शनल यानी मियोसिस कहलाएगा। तो ये बात क्लियर होगी आपको, माइटोसिस और मियोसिस क्या है। अब यहां पर क्या कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में मियोसिस होता है एट द टाइम ऑफ स्पोरोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हालांकि यहां पर हम क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स का लेसन ले रहे हैं तो यहां पे स्पोरोजेनेसिस वर्ड दे दिया, हालांकि मियोसिस स्पर्मेटोजेनेसिस के केसेस में भी या oogenesis के केसेस में भी होगा, ठीक है। अच्छा,
अब स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमन बींग्स में स्पर्म्स के बनने को कहते हैं, और oogenesis ओवा के यानी एग के बनने को कहते हैं इन फीमेल। ठीक है, अच्छा ऐसे ही स्पोरोजेनेसिस स्पोर फॉर्मेशंस जो कि फ्लावर में होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने उनके गैमेट्स को क्या बोल दिया, ह्यूमन बींग्स के गैमेट्स को क्या बोल दिया, स्पर्म्स नाम दे दिया और ओवा नाम दे दिया, ऐसे यहाँ पर उनके गैमेट्स को हमने स्पोर बोल दिया। ठीक है, ये चीज़ है। अच्छा किसके, फ्लावर्स के गैमेट्स को। अच्छा तो जब जैसे ह्यूमन बींग्स में स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis होने पर मियोसिस होगा, सेम उसी तरीके से फ्लावर्स में भी स्पोरोजेनेसिस होने में मियोसिस होगा, क्योंकि फ्लावर्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, अच्छा हालांकि सभी फ्लावर्स नहीं करते, यानी कि सभी प्लांट्स नहीं करते, कुछ प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ठीक है, तो जिन प्लांट्स में फ्लावर होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेंगे। गॉट इट? द इंडिविजुअल्स formed as a result of meiosis and gametic formation fusion exhibit genetic variation and different from either of two parents। कह रहे हैं कि जिन इंडिविजुअल्स में मियोसिस होगा और गैमेट्स के फ्यूजन होगी, उन केसेस में जेनेटिक वेरिएशंस आएंगी और उनके बच्चे पेरेंट्स से अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि पेरेंट्स और बच्चों में कुछ वेरिएशन आ जाएं, कुछ चेंजेस आ जाएं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे। आगे देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के फायदे क्या है बेनिफिट्स। ठीक है, देखिए रिप्रोडक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन जो होता है एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन में रिप्रोडक्शन होना ही होना है, रिप्रोडक्शन वो करेगा ही करेगा अगर वो हेल्दी है तो। It is an essential life process which not only helps in survival but also helps in continuity of that race and group immortality as by reproduction। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण, अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो कि सिर्फ सर्वाइवल में ही मदद नहीं करती, सर्वाइवल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने में ही मदद नहीं करती, इवन उसकी जीवन में उसके ग्रुप को, उसके समूह को, उसकी प्रजाति को लगातार बनाए रखने में भी मदद करती है और उसके ग्रुप को अजीवित रखेगी। ठीक है, और जीवित रखेगी यानी उसके ग्रुप को बनाए रखेगी, उसके ग्रुप को यानी उसके स्पीसीज को अमर कर देगा। मगर कब? जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तब। यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है तो उसका आप कह सकते हो कि उसकी जो स्पीसीज है वो अमर नहीं होगी, यानी ग्रुप का मतलब यहाँ पे स्पीसीज से, वो अमर नहीं होगी, यानी कि वो बनी नहीं रहेगी। अब आप देखिए इंसानों का जो इतिहास है वो कितने साल पुराना है। अगर मैं वेल डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स की बात करूं तो आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं तो कई साल हो चुके हैं, हजारों साल हो चुके हैं, जिसमें आपने हमारे इंडिया के अंदर कई सारे किले वगैरह बने भी देखे, तो आप समझ सकते हो कि इंसान कितने साल पुराना है। ठीक है, अच्छा तो इंसान की जो कि हमने अपने आंखों से हमने प्रूफ्स देखे, हमने वो महल देखे हैं। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अगर मैं किले की बात करूं तो सन जो है 1000 समथिंग कुछ में वो बन चुका था और अभी सन 2020 चल रहा है। ठीक है, तो आप देखिए कि इंसान के मन में कितने साल पुराने से इंसान ने बसना सीख लिया, घर बनाना। ये तो खैर मैंने जो हमने देखा अपनी आंखों से उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर हम उससे भी पुराना जाएं तो आपने जो ह्यूमन बींग्स ने कैसे रहना सीखा, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो संस्कृति, इनके बारे में अगर आप देखेंगे, इनको आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कल्चर डेवलप हुए तो यहाँ पर आप पाएंगे ये प्रूफ मिलते हैं कि ये इंसानों ने पहली बार कॉलोनीज बनानी सीख ली थी। तो वेल डेवलप्ड इंसान जो है, आज भी आप जो देख रहे हो जो वेल डेवलप्ड इंसान है, ये उन इंसानों ने रिप्रोडक्शन करा तो ही आज के इंसान हमें दिख रहे हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल देके बताया, बाकी ये बात सभी ऑर्गेनिजम्स पर लागू होती है एज बाय रिप्रोडक्शन। अच्छा ठीक है, आगे देखिए, यंग वंस रिप्लेस द ओल्ड एंड डाइंग वंस, यानी कि जो नए प्रजाति आएगी वो पुराने वालों को रिप्लेस कर देगी। हमारे बुजुर्ग डेथ होती चली जाएगी, नए यंग वन बनते चले जाएंगे।
दीज यंग वंस फीड, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस अगेन। ये यंग वंस फिर से भोजन प्राप्त करेंगे, ग्रो करेंगे और रिप्रोडक्शन फिर करेंगे, यानी कि फिर दोबारा से नई बच्चा पैदा होगा। रिप्रोडक्शन ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज। रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्रजाति की आबादी को बढ़ाने में भी मदद करेगा। रिप्रोडक्शन एक्ट्स एज अ व्हीकल ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन बाय ट्रांसमिटिंग एडवांटेजेस वेरिएशंस टू द ऑफस्प्रिंग्स। रिप्रोडक्शन जो है एक व्हीकल का काम करेगा, ठीक है, जिससे कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है, अच्छा ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है, अच्छा कार्बनिक, आप कह सकते हो कार्बनिक, ठीक है, एवोल्यूशन उसको, ठीक है ना, अच्छा यानी कि नई से नई पीढ़ी बनते चले जाना, आगे से आगे नई पीढ़ी बनना, नई पीढ़ी आप आगे से आगे बनते चले जाना, तो उसका व्हीकल कौन है? उसका व्हीकल है रिप्रोडक्शन। यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आगे से आगे नई ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यानी कि आगे से आगे नई प्रजातियां नहीं बन पाएंगी, नई प्रजातियां देखने को भी नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है ना। हाँ जी, जो आज के समय में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हो वो एवोल्यूशन का ही परिणाम है, ठीक है। चलिए खैर एनीवेज आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, देखिए कैरेक्टर्स, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, दोनों के कैरेक्टर्स देखेंगे। देखिए आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखिए नंबर ऑफ पेरेंट्स इन्वॉल्व्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है? ऑलवेज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। ये हमेशा यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि इसमें एक पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बाई पेरेंटल रिप्रोडक्शन एक्सेप्ट टेनिया और फेसिक्योला, ठीक है, अच्छा यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये आमतौर पर दो पेरेंट्स के साथ होता है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जैसे कि टेनिया। अब इसमें क्या होता है कि मेल के गैमेट्स अपने पार्ट्स के अंदर ही अपने, जैसे फ्लावर में भी होता है ना सेल्फ पॉलिनेशन, वैसे इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन या आप कह सकते हो सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है। इस केस में क्या होता है टेनिया के केस में कि ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी के अंदर होता है और मेल जो है अपने गैमेट्स को फीमेल के अंदर ट्रांसफर करवा देता है, ठीक है, अच्छा। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आगे देखिए गैमेट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नॉट इन्वॉल्व, उसमें तो गैमेट्स की नीड ही नहीं होती, जबकि सेक्सुअल में गैमेट्स की नीड होती है, तो गैमेट्स इन्वॉल्व। टाइप्स ऑफ डिवीजन इन्वॉल्व ओनली माइटोटिक डिवीजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मैं आप माइटोटिक और मियोसिस बता चुका हूँ, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होता है एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, यानी कि जब गैमेट्स बन रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं, मेल में स्पर्म्स बन रहा होगा तो मियोसिस हो रहा होगा, ऐसे ही फीमेल में oogenesis ओवा का बनना तो मियोसिस हो रहा होगा, ठीक है। बॉडी के अंदर अपने आप ही होगा, हमें पता तो नहीं चलेगा, हम बॉडी में अपने आप होता है, ठीक है, अच्छा। और बाकी पूरी बॉडी में माइटोटिक डिवीजन होगा या फिर माइटोसिस अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया फिर तो उसकी बॉडी में माइटोसिस ही होता रहेगा, पूरा का पूरा एम्ब्रियो और पूरी की पूरी बॉडी माइटोसिस से ही बनेगी। बट जैसे ही फिर रिप्रोडक्शन के लिए वो कैपेबल होगा तो उसमें फिर मियोसिस होने वाला होगा। मेल के केस में तो तब होता है, हालांकि फीमेल के केसेस में एक अलग फिनोमिना होता है, वो भी आपको आगे बताएंगे, ठीक है, अच्छा। फीमेल के केसेस में मियोसिस जब वो बच्चा माँ के पेट में होता है उसकी में तभी हो जाता है, ठीक है, फीमेल जो बेबी होता है। हालांकि मियोसिस स्टेजेस जो रहती हैं वो रुकी रहती हैं, तो वो अपनी स्टेजेस को कंप्लीट कब करेगा? जब वो यंग लड़की बन जाएगी, ठीक है, और ठीक है, अच्छा, तो तब वो मियोसिस की स्टेजेस कंप्लीट होती हैं, अदरवाइज वो मियोसिस माँ के पेट में हो जाता है। मगर जो ह्यूमन मेल है, मेल में जब वो पबर्टी के एज में आएगा उसमें मियोसिस तब होता है, ठीक है, उसमें गैमेट्स तब बनते हैं। एनीवेज आगे चलते हैं। नेचर ऑफ सेल्स इन्वॉल्व्ड, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सोमैटिक सेल्स इन्वॉल्व होंगे और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जर्म सेल्स इन्वॉल्व होंगे। नेचर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस्ड जेनेटिकली सिमिलर होंगे टू द पेरेंट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में, जबकि सेक्सुअल में जेनेटिकली डिफरेंट हो सकते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स, ठीक है, बिल्कुल नई वेरिएशन तभी तो आएगी, अच्छा। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल में फास्टर होता है, बहुत जल्दी जल्दी बच्चे पैदा होंगे, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्लोअर होता है, धीरे धीरे होता है।
यूनिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, होल पेरेंट बॉडी और बर्ड और बॉडी फ्रेगमेंट, यानी कि इसके अंदर यूनिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। अच्छा, या फिर कोई बर्ड इन्वॉल्व हो सकता है या कोई बॉडी फ्रेगमेंट इन्वॉल्व हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन इन्वॉल्व होगा? यूनिट्स ऑफ रिप्रोडक्शन गैमेट्स होते हैं, यानी कि गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे रिप्रोडक्शन करने के लिए, पूरी बॉडी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अक्रंस कैरेक्टर को देखते हैं, क्या कहता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन ओनली लोअर इन्वर्टिब्रेट्स एंड लोअर कोडेट्स, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फाउंड इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए यहां पर क्या बता रहा है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में या लोअर कोडेट्स में मिलता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स में और हायर एनिमल्स में मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, ठीक है, और आज के टॉपिक को हम लोग यहीं एंड करते हैं, ठीक है। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।